वेलकम बैक सौदा आपका आज है लेडीज स्पेशल। सबसे पहले एक नजर बाजारों पर डालते हैं। आज बाजार में हमें हल्की बढ़त के साथ कारोबार होती हुई नजर आ रही है। सेंसेक्स कम से कम 101 पॉइंट अभी ऊपर है, 27,676 के पर सेंसेक्स है। निफ्टी 8,355 पर 26 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में भी अभी फिलहाल तेजी नजर आ रही है। 32 अंक की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स है। बैंक निफ्टी भी करीब 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो 973 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और केवल 325 शेयर हैं जो गिरने वाले हैं, यानी ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। ज्यादा शेयर है जो बढ़ रहे हैं। और निफ्टी के कुछ गेनर्स पर अब नजर डालते हैं। निफ्टी में आज वेदांता, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, सन फार्मा, इन तमाम काउंटर्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ज्यादा तौर पर बैंक निफ्टी में जो तेजी है वही रिफ्लेक्ट हो रही है निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी। लेकिन निफ्टी में जहां हमें गिरावट देखने को मिल रही है, एचयूएल, आइडिया सेल्युलर, भारती एयरटेल, गेल और टीसीएस जिसे कल अपने नतीजे पेश किए, आज उसमें भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। सुबह से शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ अब जुड़ चुकी हैं सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग सिमी। निफ्टी को हम देख रहे हैं 8,355 350 के आसपास। आपकी नजर कौन से स्तर पर रहने वाली है? इंट्राडे के लिए क्या सलाह देंगी आज मैम? प्रियंका, एक्सक्यूज मी, निफ्टी ओवरऑल एक रेंज में ही फंसा हुआ है। कल भी देखा था कि 8400 के आसपास कितना बड़ा रेजिस्टेंस था। पूरा दिन निफ्टी उस रेंज को क्रॉस करने का कोशिश किया था पर कर नहीं सका, नीचे आके इनफैक्ट डे लो के आसपास बंद किया था। आज के लिए मेरा रडार यही है, मेरा बेंचमार्क में होगा निफ्टी का 8330 से 8320 का रेंज। जब तक निफ्टी उस रेंज को होल्ड करेगा मुझे नहीं लगता है कि कोई फ्रेश वीकनेस आएगा। और ऊपर में 8390 से 8410 ये रेंज निफ्टी का रेजिस्टेंस है। जब तक वो रेंज क्रॉस नहीं करेगा कोई फ्रेश मोमेंटम नहीं आ सकता है। ये ओवरऑल 80-90 पॉइंट्स का रेंज में निफ्टी रेंज बाउंड है और क्लोजिंग वॉच करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग 8400 के ऊपर होता है तो नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छा सिग्नल देखने को मिल सकता है। आज ग्लोबल मार्केट्स अच्छा है, हो सकता है कि 12:30 बजे जब यूरोप खुलेगा तब वहां से अगर अच्छा पॉजिटिव रुझान मिलता है, मतलब क्यूज मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल सकता है। पर ओवरऑल मार्केट यहाँ पे इस रेंज में सपोर्ट तो जरूर ले रहा है। 8350 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, पर 8350 से 8320 पूरा रेंज काफी बड़ा सपोर्ट एरिया है। अगर किसी भी हाल से वो रेंज टूट गया तो थोड़ा बहुत डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि ये रेंज टूटेगा, पर टूटने से हो सकता है खराब सिचुएशन। नहीं तो क्लोजिंग अबव 8410 मुझे लगता है कि मार्केट के लिए एक अच्छा मतलब संकेत लेके आ सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। बिल्कुल, तो 8410 के स्तर पर रहेगी नजर सिमी की आज निफ्टी उस स्तर तक पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हम निफ्टी में पिछले इस हफ्ते देखते रहे हैं। और अब बात करते हैं अपने महिला दर्शकों से। कुसुम जी हैं मेरे साथ मुंबई से। नमस्ते कुसुम जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास मैम? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे पास चेन्नई पेट्रोकेमिकल से 200 शेयर से 165 रुपीज का मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ओके, आपको 8 रुपए 30 पैसे का मुनाफा भी यहाँ पर हो रहा है। सिमी, चेन्नई पेट्रो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसा लगता है? किस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर हैं? कुसुम जी को जरा बताइए। देखिए प्रियंका, चेन्नई पेट्रो चार्टिकली बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कोई शॉर्ट टर्म का ट्रेड अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से 200 का रेंज क्रॉस करना इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। मेजर सपोर्ट 150-55 के आसपास है। एक स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा 50 के नीचे और आपका टारगेट 210 से 200 का होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। चार्ट काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट जितना अच्छा फॉर्मेशन के साथ ये स्टॉक बेस बना है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो टारगेट मैंने दिया वो अचीव कर सकता है। आप बिल्कुल बने रहिए। चलिए कुसुम जी, आप बने रहिए चेन्नई पेट्रो में। सिमी को भी पसंद आ रहा है ये स्टॉक और आगे जाकर रिटर्न भी अच्छे देगा। शिविका जी है मेरे साथ मुंबई से। नमस्ते शिविका, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्रियंका। थैंक यू फॉर योर ऑल द एडवाइजेस। वी फॉलो डिलिजेंटली। थैंक यू मैम कि आप फॉलो करती हैं इन्हें। अब पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं प्राज इंडस्ट्रीज फॉलो कर रही हूँ और बीच में मैंने इन्वेस्ट भी किया था शॉर्ट टर्म के लिए। नाउ इट हैज कम अप विद अ गुड मूव, सो आई वांटेड टू नो कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं कर सकती हूँ दोबारा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं देख रही हूँ 1-2 साल के लिए।
because I understand it's an industrial company. इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज में एंटर करना चाहती हैं, 25,000 का निवेश इसमें करने की रुचि रखती हैं, 1-2 साल का नजरिया है शिविका का। सिबी, शिविका के लिए क्या सलाह देंगी? क्या ये जो मौजूदा स्तर हम 100 रुपए के आसपास देख रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज को, अच्छा है एंट्री के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का चार्ट थोड़ा सा बेटर हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं उनको सलाह दे सकती हूँ। शायद इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। करेंटली ये स्टॉक 100 के आसपास मेंटेन कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 95 या 94 के नीचे होना चाहिए। और जितना मोमेंटम है ये स्टॉक, एक्चुअली ये स्टॉक पहले से ही एक रिकवरी मोड में था। कुछ दिन पहले इसमें ब्रेकआउट भी आया था, एक चैनल में था 60 से 70 का चैनल में, उस चैनल का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद से ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। 94-95 का लेवल क्रूशियल होगा, वो आपके लिए बेंचमार्क होगा। उसके नीचे स्टॉप लगा के एंट्री लीजिए। मुझे लगता है कि जितना फॉर्मेशन स्ट्रांग है उसमें से मैं 125 से 135 का टारगेट दे सकती हूँ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो यहाँ से भी आपको 25-30% मिलने का उम्मीद है। आपको थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री लीजिए। बिल्कुल, यानी स्टॉप लॉस का जरूर ख्याल रखें। सिमी कह रही हैं 90 और 95 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शिविका प्राज इंडस्ट्रीज में अच्छी चॉइस साबित हो सकती है आने वाले समय में। और इस महीने मॉनसून कमजोर पड़ गया है, तो क्या ये चिंता पैदा कर सकता है? जुलाई के पहले हफ्ते में सामान्य से 51% कम बारिश हुई है, वहीं इस सीजन के दौरान सामान्य से 4% कम बारिश हुई है। हमारे साथ है भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर DS पै। गुड मॉर्निंग मिस्टर पै। मौसम विभाग ने जुलाई में सिर्फ 8% कम बारिश का अनुमान लगाया था और ये अब 50% से भी ज्यादा की कमी दिख रही है यहां पर। इस सिचुएशन पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर DS पै हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे से। लगता है इनसे हमारा संपर्क दोबारा टूट गया है। हम फिर से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिस्टर पै, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी मिस्टर पै नमस्ते। हम आपसे पूछ रहे थे ये कि हमने जुलाई में देखा कि 50% से भी ज्यादा की कमी दिख रही है, अनुमान केवल 8% की कम बारिश का था। इस सिचुएशन पर क्या कमेंट करना चाहेंगे सर आप? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम इनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सौदा आपका में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सौदा आपका में हमारे महिला दर्शक के सवालों को हम आगे बढ़ाएंगे। इस महीने मानसून कमजोर पड़ गया है, तो क्या चिंताएं बढ़ जानी चाहिए? जुलाई के पहले हफ्ते में सामान्य से 51% कम बारिश हुई है, वहीं इस सीजन के दौरान सामान्य से 4% कम बारिश हुई है। हमारे साथ भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर DS पै जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर पै। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि जुलाई में सिर्फ 8% कम बारिश होगी, लेकिन ये 50% से भी ज्यादा कमी दिख रही है। कितनी चिंताजनक है ये सिचुएशन सर? आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। चलो, अभी ये फर्स्ट वीक में जैसा आपने बताया 50% कम है, लेकिन अगले 2-3 दिन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, बिहार की ओर में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। तो ऐसा होल नेक्स्ट 3-4 डेज में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जुलाई ऐसा होल जैसे हमने अनुमान लगाया था 92 ±9, तो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव साइड ऑफ दी वो जो फोरकास्ट लिमिट है उसमें एंड हो सकता है। ओके, लेकिन आपसे ये समझना चाहूंगी सर कि पूर्व और उत्तर में बारिश हो रही है, पश्चिम और मध्य को लेकर अभी क्या अनुमान आप लगा रहे हैं? किस तरह की हम बारिश यहाँ देख सकते हैं इस जुलाई में? एक्चुअली अभी जो नॉर्दर्न मोस्ट में जो बारिश हो रही है, मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक वन आफ्टर अनदर इफेक्ट हो रहा है, और जो सेंट्रल इंडिया में एक लो प्रेशर है, अभी झारखंड, बिहार, वो थोड़ा मध्य प्रदेश को और बढ़ेगा और थोड़ा रेनफॉल होगा, लेकिन बाद में 13 तारीख के बाद फिर कम होने की शक्यता है। तो इसलिए एज ऑफ नाउ लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई ओनली वेस्ट या
जो आसपास के सेंट्रल इंडिया में बारिश होने की चांस है। और बारिश का स्प्रेड आप कैसा देख रहे हैं मिस्टर पाई? आई कैन नॉट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? Yes, what I want to understand is आप बारिश का ये स्प्रेड आउट अभी कैसा देख रहे हैं? किन एरियाज में आप देख रहे हैं बारिश किस तरह से बढ़ रही है, मानसून किस तरह से बढ़ रहा है? अभी यदि आप देखेंगे चारों जो जियोग्राफिकल रीजन है, साउथ पेनिनसुला, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सब जगह में ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक्चुअली ओनली नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में थोड़ा ज्यादा रेन हुआ है, उधर 8% नॉर्मल से। बाकी सब जगह में थोड़ा कम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में -4% है, सेंट्रल इंडिया में -8 है, साउथ पेनिनसुला में -8 है। तो ओवरऑल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सब जगह। ओके, तो सीजन का करीब 1.5 महीना जो है वो बीत चुका है, खत्म होने जा रहा है। क्या कोई स्पेसिफिक चिंताएं अभी हो रही हैं, कुछ वरी करने की जरूरत है मानसून को लेकर, या अभी आपको लग रहा है कि अभी उम्मीद है कि जुलाई में जो भी शॉर्टफॉल है वो कवर हो जाएगा? देखिए, इतना हमने जैसे सीजन फोरकास्ट दिया था 88%, तो और उसी समय में हमने बताया कि सेकेंड हाफ में साफ सुथरा कम होने की पर्टिकुलर के कारण जो वो फेवरेबल था हो गया। जी जी, माफ कीजिएगा, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही थी और हमारा संपर्क टूट गया है। डीएस पाई थे मौसम विभाग से, भारतीय मौसम विभाग से, जो हमें बता रहे थे कि हाँ अभी शॉर्टफॉल जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जुलाई में इसे कवर कर लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है नेगेटिव टेरिटरी में जरूर जाने की आशंका भी जता रहे थे। सीएनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधे चलते हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। जय इंडियन ट्रेडिंग लीग खेले और जीते करोड़ों के नाम, साथ ही डेली बेसिस पे करें जोरदार कमाई, और यही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कर रहे हैं। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट देखते हैं कि इस समय क्या स्थिति चल रही। चैतन्य जायसवाल 312% का रिटर्न, वॉपिंग, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना शानदार रिटर्न कमा सकते हैं। 312% रिटर्न है। वहीं ज्योति को देखिए आप 194%, ये भी 200 के करीब है। महेश भी 163%, यानी मिनिमम 76 से लेकर के 300% तक के रिटर्न कमा। वही विमेंस में अगर आप देखें तो वो भी पीछे नहीं है। ज्योति 194% के साथ शानदार रिटर्न दिख रही है। मंजू को देखिए आप 51%, तो यहाँ भी 20 से लेकर के 200% तक की शानदार कमाई चल रही है। कमोडिटी में देखते हैं जहां पे काफी उठापटक इस समय देखने को मिल रही है। कन्नू स्वामी 106%, देखिए डबल, मतलब जितना पैसा आपने लगाया उससे कहीं ज्यादा आप कमाई कर रहे हैं। पंकज जैन भी 66% के साथ दूसरे पायदान पर बने हुए, तो बेहतरीन कमाई, वोपिंग रिटर्न्स कमा रहे हैं। लेकिन पायदान कैसे बदल रहे हैं, कैसे रैंक चेंज हो रही, उस पर नजर डालें तो ट्रेडिंग लिंक के पहले बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो कृष्णा जो है वो 1707वीं पोजीशन से ऊपर जाके 19वीं पोजीशन पे पहुंच गए हैं। बेहद शानदार परफॉर्मेंस देखें। वहीं जेल को आप देखेंगे 78, प्रकाश जो है वो 1752 पे खिसक गए हैं, जो पहले 78 पे थे। तो पहली और दूसरी में देखिए जबरदस्त उठापटक देखने को मिली। महिला वाले ट्रेडिंग लीग में देखिए क्या रैंक बदल रही, वहां पे जो है प्रकाश 10वें से 565 पे नीचे आ गई हैं, और वहीं पे मधुमती को आप देखेंगे तो 8वीं से 555, यहाँ पे बहुत तेजी से उतार चढ़ाव दिख रहा है। कमोडिटी में नजर डालते हैं वहां कैसे बढ़ रही है। केनुभा देखिए आप 36वीं रैंक से 12वीं रैंक पे पहुंच गए हैं, और नरेंद्र 35वीं से 16वीं रैंक पे। तो यहाँ पे भी काफी उठापटक देगा, लेकिन जो शुरुआती ट्रेडिंग बोर्ड पे उसमें जबरदस्त रैंकिंग चेंज हो रही है। लेकिन इसी उठापटक में शानदार कमाई भी हो रही है, आप भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि indiantradingleague.com पे आप जाइए, खुद को रजिस्टर करिए, 25,000 रुपए की एक मिनिमम आप इसमें डिपॉजिट रखिए। जरूरी नहीं कि आप ये कैश में ही रखें या रकम रखें, आप इसके बदले शेयर भी रख सकते हैं, और उसके बाद आप शुरू करिए ट्रेड, बड़े से बड़ा ट्रेड करिए। सिर्फ 20 रुपए ब्रोकरेज दीजिए और कमाई करिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जैसे कि अभी आपने देखा। साथ ही करोड़ों के इनाम जीतने का अभूतपूर्व मौका आपके पास है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका आज है लेडी स्पेशल, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। ग्रीस ने यूरोजोन को दिया बेल आउट का नया प्रस्ताव, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने, वैट में छूट खत्म करने और रक्षा बजट घटाने का वादा। 5,350 करोड़ यूरो के बेल आउट पैकेज की मांग की। बाजार ने गवाई शुरुआती बढ़त, सेंसेक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, बैंक निफ्टी आधा % तक चढ़ा। मिले जुले नतीजों के बावजूद दिग्गज ब्रोकर्स टीसीएस पर बुलिश, Q1 में कंपनी की डॉलर आय में उम्मीद से कम बढ़ोतरी, शेयर में मामूली गिरावट। आज शाम 5:30 बजे आएंगे मई के आईआईपी आंकड़े, आवाज अनुमान के मुताबिक 4.1% पर कायम रहेगी आईआईपी ग्रोथ। मेरे हिसाब से इस माहौल में इंडिया में काफी स्टेबिलिटी है और इस स्टेबिलिटी को इस पे हम बिल्ड कर सकते हैं और ये हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है। चीन का संकट भारत के लिए हो सकता है ग्रोथ का बड़ा मौका, सीएनबीसी आवाज के साथ खास मुलाकात में जी साउथ एशिया के प्रेसिडेंट सीईओ बनमाली अग्रवाल ने कहा, रिफॉर्म के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति लानी होगी। तो सुबह हमने देखा था सेंसेक्स 100 अंक ऊपर था, अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आ रहा है सेंसेक्स। अब इसमें केवल 55 अंक की बढ़ोतरी ही बाकी रह गई है। वैसे ही निफ्टी में भी हम हल्का दबाव देख रहे हैं, हालांकि निफ्टी अभी भी हरे निशान पर है, सेंसेक्स भी हरे निशान पर है। निफ्टी में 15 अंकों की मजबूती है, 8,343 के आसपास निफ्टी है। मिड कैप में भी मजबूती कायम है, लेकिन जो लेवल्स हमने सुबह देखे थे उससे ज्यादा तौर पर ये नीचे आ गए हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर एक क्विक लुक, 883 शेयर है जो बढ़ने वाले हैं, 446 शेयर हैं जो गिरने वाले हैं। मेरे साथ इस शो में शामिल हैं दो मार्केट एक्सपर्ट, सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक और शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी। इनके सामने रखते हैं अपने दर्शकों के सवाल, खासतौर पर आज हम लेकर आते हैं महिला स्पेशल, तो सारी महिला दर्शक जुड़ती है हमारे साथ। नेहा कपूर हैं ग्वालियर से। नमस्ते नेहा जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर सलाह चाहती हैं आप हमारे एक्सपर्ट की? मैम मेरे पास सुज़लॉन एनर्जी है, वो मेरे पास 114 रुपए में मैंने खरीदी है और 250 शेयर है। ओके, सुज़लॉन एनर्जी में अभी इनको 90 रुपए 95 पैसे का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। शर्मिला गुड मॉर्निंग। नुकसान हो रहा है सुज़लॉन एनर्जी में और नेहा जी को क्या करना चाहिए इसमें, आपकी क्या राय होगी इस पर? मेरी राय ये रहेगी कि आप इसमें से निकल जाइए। जिस तरह से हमने पूरा जो विंड एनर्जी का कारोबार है उसको जिस तरह से पैन आउट होते हुए देखा है, उससे भी ऐसे नहीं लग रहा है कि आगे चलकर भी बहुत ज्यादा उसमें बढ़त होगी। और उसके साथ साथ जिस तरह का डेट बर्डन सुज़लॉन पर है वो भी एक चिंता का विषय है। जरूर उन्होंने कुछ ऐसे मूव्स किए हैं डेट रिस्ट्रक्चर करने के, बाय सेलिंग ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा, बट आई थिंक इट वाज टू लेट एंड टू लिटिल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाना ही बेहतर होगा, खास करके ऐसे मार्केट में जिसमें से आप अगर यही पैसा और किसी स्टॉक में लगाए तो देयर इज सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट दिस स्टेज। अगर आप सुज़लॉन में बने रहे इस सोच में कि यस इज पॉसिबल कि मौजूदा रेट से आपको थोड़ी बेहतर प्राइस जरूर मिले, पर जिस प्राइस पर आपने लिया है वहां तक अगर आप पहुंचने के लिए रुके तो देयर कुड बी यू वुड लूज अपॉर्चुनिटी टू एंटर अ बेटर स्टॉक। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप इसमें से निकल जाइए। और शर्मिला जी, बेटर स्टॉक आपको मौजूदा बाजार में कौन से नजर आ रहे हैं, कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ आपके पिक्स? आई थिंक दैट जिस तरह का हमने करेक्शन पिछले हफ्ते देखा है बिकॉज ऑफ द एंटायर सिचुएशन इन ग्रीस एज वेल एज चाइना, उसमें से ऐसे लग रहा है कि काफी फ्रंटलाइन स्टॉक्स में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है बाय की। So I think from that point of view, say if you were to even buy a Tata Motors which is at a 52-week low, try and buy it at dips. I think it is a better investment than staying invested in Suzlon. और अब सुनीता जी का सवाल आया है हमारे पास सोनीपत से। अशोक लेलैंड के बारे में जानना चाहती हैं सुनीता। 1000 शेयर है इनके पास, 62 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। सिमी, अशोक लेलैंड के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? सुनीता जी को क्या सलाह देंगे? 9 रुपए 35 पैसे के मुनाफे पर बैठी हुई हैं ये।
देखिए, मैं अगर बहुत ही मतलब शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैं ये कहूंगी कि ये स्टॉक लास्ट फरवरी से 75 का रेंज क्रॉस नहीं किया, तो लग रहा है कि ये स्टॉक इसका एक मेजर रेजिस्टेंस 75-76 के आसपास है। अगर वो रेंज क्रॉस नहीं करेगा तो ये वापस हल्का सा करेक्शन दे सकता है और वापस 65-64 का रेंज टेस्ट कर सकता है। पर ओवरऑल अगर यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए कोई बैठा है तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई टेंशन लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर नीचे वापस ये स्टॉक आता है 65-66 के आसपास, अगर उस रेंज तक आता है तो वापस दोबारा खरीदिए और ये स्टॉक आगे जाके मुझे लगता है कि 90 तक का मूवमेंट दे सकता है मीडियम टर्म पर। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए होल्ड है और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई बैठा है तो 75-76 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि लास्ट फरवरी से वो रेंज ये स्टॉक क्रॉस नहीं किया। और अब मेघा जी से बात करते हैं, कोलकाता से जुड़ रही हैं हमारे साथ। नमस्ते मेघा जी, बताइए। नमस्ते, मेरा नोसिल और मेलकास्ट पे सवाल है। मेरा 500 नोसिल लिया हुआ है 48 पे और मेलकास्ट पे लिया हुआ है उसी रेंज में। मेरे को क्या करना चाहिए? मैं सेल करना चाहती हूँ, मैंने सेल कर दूं या नहीं, और एक तो एडवाइस दे दीजिए। मेरे को इन्वेस्टमेंट भी करना है 30,000 रुपये। ओके, सो 3 सवाल हो गए। नोसिल, नेलकास्ट में क्या करें? नोसिल में 48 रुपीज इनकी खरीद का भाव रहा है, नेलकास्ट में 45 रुपीज पर इन्होंने खरीदा है। सिमी, आप ही के शहर से ये सवाल आया है तो आपसे ही पूछूंगी, मेघा जी को आप क्या बताना चाहेंगी नोसिल और नेलकास्ट के बारे में, और साथ में और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं इस बाजार में, आपके कुछ पिक्स भी बताइए इन्हें। देखिए, नेलकास्ट एक छोटा सा करेक्शन मोड में है पर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर खराब नहीं है। मुझे लगता है उनको होल्ड करना ही चाहिए। 40 के नीचे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होगा 40 का, और ये एक मेजर सपोर्ट है टेक्निकली भी। 40 का सपोर्ट को वॉच कीजिए, अगर ये स्टॉक 40 का सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो वापस रिकवरी इसमें आ सकता है और 50-52 का शॉर्ट टर्म का टारगेट इसमें पॉसिबल है। तो नेलकास्ट के लिए मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। नोसेल के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये एक अच्छा स्टॉक है, आपको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट ये स्टॉक आपको आगे जाके 55 का लेवल में मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है। अगर ये स्टॉक 55 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो इसमें और बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक के लिए मेरा सिर्फ होल्ड ही नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर आपको कोई भी छोटा मोटा डीप स्टॉक में मिलता है 45-44 के आसपास, अगर ये स्टॉक दोबारा मिलता है जहां से इसका फ्रेश ब्रेकआउट आया था, 45 के आसपास इसका फ्रेश ब्रेकआउट आया था, अगर वापस इस करेक्शन में वहां तक ये स्टॉक मिलता है तो दोबारा खरीदने का भी कोशिश कीजिए। ये स्टॉक आगे जाके आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अब बिल्कुल बने रहिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। नेलकास्ट होल्ड कीजिए 40 के नीचे स्टॉप लगा के। नोसिल के लिए फ्रेश बाय भी कर सकते हैं आप 40-45 के, 40 तक तो आएगा ऐसा नहीं लगता है, 45-46 तक आएगा तो फ्रेश बाय भी कीजिए। साथ ही में एक और भी सवाल था मेघा का, वो कुछ पिक्स भी चाह रही हैं, 30,000 रुपए निवेश करना चाहती हैं बाजार में, क्या होंगे आपकी पिक्स से भी इनके लिए? प्रियंका, ये सवाल मैं शर्मिला जोशी को दे रही हूँ। शर्मिला जी से मुझे सुनना है उनका क्या पिक है। मैं कोई छोटा पिक नहीं देना चाहती हूँ। नोसिल में मेरा बाई कॉल है, अब समझ लीजिए नोसिल ही मैं खरीदने के लिए कह रही हूँ। शर्मिला जी से पूछती हूँ। ओके शर्मिला, ओवर टू यू। शर्मिला, सिमी ने साफ कर दिया कि आप बताइए मेघा जी को कि क्या खरीदे, वो 30,000 रुपए का निवेश है। यस, आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम हियर इज दैट मेरी जो राय रहेगी वो थोड़ी लॉन्ग टर्म इन नेचर रहेगी, बट यस, आई थिंक दैट जो मौजूदा मार्केट है उसमें जिस तरह से द वे स्टॉक्स आर पॉइज्ड, आई थिंक मिड कैप्स में काफी ऐसे स्टॉक्स है जो मुझे पसंद है। आई थिंक अ स्मॉलर स्टॉक विच यू कैन लुक एट इट इज अशोक लेलैंड, बिकॉज आई थिंक कि ये क्वार्टर में उनके नतीजे काफी स्ट्रांग रहेंगे गिवन द फैक्ट कि जिस तरह के सेल्स नंबर्स आए हैं अशोक लेलैंड के लिए। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वुड हैव अ टारगेट ऑफ क्लोजर टू 95 ऑन द स्टॉक। तो मेरे हिसाब से अगर वो एक 8-12 महीने का होल्डिंग पीरियड रखे तो शी कैन बाय अशोक लेलैंड। ओके, सो ये सलाह जो है केवल मेघा जी के लिए नहीं, सिमी के लिए भी थी। सिमी, अशोक लेलैंड कह रही हैं शर्मिला जी, आई होप आपको भी इसमें जरूर इंटरेस्ट रहेगा। हम लेते हैं इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे टीसीएस पर क्या है दिग्गज ब्रोकरेजेस की राय। टीसीएस ने
कल शाम अपनी पहली तिमाही के मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मार्जिन और मुनाफे ने बाजार को खुश किया है, लेकिन आय के फ्रंट पर निराशा हाथ लगी है। दिग्गज ब्रोकरेजेस की नतीजों पर क्या राय है, जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी नियति के पास। गुड मॉर्निंग नियति, ब्रोकरेजेस बुलिश दिख रही है टीसीएस पर अभी भी? हाँ, जिस तरह से नंबर्स मिक्स उन्होंने पेश किए हैं उसी तरह से मिक्स उन्होंने अपना स्टैंस रखा है। मतलब अपने टारगेट प्राइसेस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं, मगर हाँ जिस तरह से डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में कमजोरी आई है उसके लिए एडजस्टमेंट जरूर किए हैं उन्होंने सभी ने। अपने ईपीएस अनुमान ने सीएलएसए मेंटेन करा है अपनी खरीदारी की सलाह। यहाँ पे 3,000 रुपए तक के लक्ष्य पे ये मेंटेन करें अपना टीसीएस पर। 19% के आसपास के अपसाइड पोटेंशियल अभी भी देख रहे हैं, मगर FY 17 और 18 के रेवेन्यू एस्टिमेट्स जो है वो 2% इन्होंने घटा दिया है और साथ साथ में ईपीएस अनुमान भी इन्होंने 3% के आसपास घटा दिया है। स्ट्रांग मार्जिन परफॉर्मेंस से इनको काफी ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ है, हालांकि अनुमान लगा के चल रहे थे क्योंकि ये लगातार चौथी तिमाही है जब इनकी डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जो आई है वो इनके अनुमान से कम आई है, इसलिए थोड़ा सा स्टॉक आपको मॉडरेशन यहां से दिखा सकता है, यानी कि थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, मगर लंबी अवधि में अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी टीसीएस पे अपने मेंटेन कर रहा है बाय का कॉल। 3,000 रुपए तक का लक्ष्य ये भी दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का इनका मानना है कि रिजल्ट्स इनके एक्सपेक्टेशन से इन लाइन आए हैं, मगर जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो काफी ज्यादा स्टेडी रहेगी आगे, ऐसा इनको अनुमान है। मेंटेन कर रहे हैं अपनी बाय का कॉल। 2850 तक के लक्ष्य इन्होंने भी दिए हैं, मगर मॉर्गन स्टैनली अपने FY 17 और 18 अगले 2 साल के लिए अपने ईपीएस अनुमान 1% के आसपास यहाँ पे घटा रहे हैं। साथ साथ में डॉलर रेवेन्यू फोरकास्ट भी इन्होंने 1.7 से 1.33% के आसपास घटा दिया है अगले 2 सालों के लिए। रेवेन्यू इनके अनुमान से काफी कम आए थे, पर मैनेजमेंट की कमेंट्री से बहुत ज्यादा निराश नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई भी इंडिकेशन ऐसे नहीं दिए हैं कि किसी तरह का वीकनेस है मैक्रो एनवायरमेंट में। बार्कलेज रिटेन कर रहा है अपना ओवरवेट का कॉल। टारगेट प्राइस अनचेंज है 29.75 का, मगर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान FY 16 के लिए 0.8% के आसपास घटा दिया और FY 16-17 के ईपीएस अनुमान रिवाइज किए हैं -1.6% के आसपास। कंपनी स्पेसिफिक है रेवेन्यू ग्रोथ का जो ड्रॉप है, तो ये पूरे सेक्टर स्पेसिफिक के लिए नहीं, इसको मान के चलेंगे ऐसा मानना है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है, 3100 तक के लक्ष्य देख रहे हैं, 23% के आसपास का अपसाइड पोटेंशियल ये भी देख रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए ब्रॉड नंबर्स, अगर सेगमेंटल फैक्टर्स को देखे जाए तो रीजनेबली सॉलिड नंबर्स थे, बहुत ज्यादा इनको वेरिएशंस की उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए 3100 के तक लक्ष्य के लिए अभी भी कायम है। 23% के अपसाइड पोटेंशियल टीसीएस यहां से अभी भी दिखा सकता है। नियति, इसके अलावा सीएलएसए ने भेल पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, तो इस रिपोर्ट के डिटेल्स क्या हैं? तगड़ा अपग्रेड आया है आज भेल पर और ये एक नॉन कंसेंसस कॉल है। मैं आपको बताना चाहूंगी ज्यादातर ब्रोकरेजेस की जो कॉल्स हैं वो या तो बिकवाली की है या फिर अभी फिलहाल होल्ड करने की है, और सीएलएसए दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म का एक बड़ा अपग्रेड आना इस स्टॉक के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सेल से इसकी रेटिंग सीधे बढ़ा करके इन्होंने बाय कर दी है। 205 रुपए का लक्ष्य था जिसको ये बढ़ा करके 320 तक का दे रहे हैं। 21 से 23% का अपसाइड पोटेंशियल ये अभी भी देख रहे हैं। इनका मानना है कि मल्टीपल कैटलिस्ट हैं इस स्टॉक के लिए आगे। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो ये होगा कि FY 16 में ये जो अपनी पावर इक्विपमेंट बिजनेस की पोटेंशियल है इसको डबल करता हुआ नजर आ सकता है। 20 गीगावाट्स का यहाँ पर अनुमान लगा के चल रहे हैं कि भेल यहाँ पे क्लॉक कर सकता है। साथ साथ में मटेरियल प्राइसेस काफी ज्यादा लो है। भेल अपना जो ईपीएस है वो डबल कर सकता है FY 15 और 17 के लिए, ऐसा मानना है सीएलएसए का। और FY 16 में जो ऑर्डर इनफ्लो है वो 17% के आसपास बढ़ सकती है। ये बहुत बड़ा रिस्पाइट होगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि जिस तरह से रीसेंट ऑर्डर्स भेल को मिले हैं वो 79% एक विजिबिलिटी दे रहे हैं नए ऑर्डर्स के लिए। तो क्लियरली मल्टीपल कैटलिस्ट है स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए। 320 रुपए तक के लक्ष्य आपको भेल दिखा सकता है। तगड़ा अपग्रेड सीएलएसए की तरफ से। शुक्रिया नियति, ब्रोकरेजेस की व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब रुक करते हैं अपनी महिला दर्शकों के सवालों का। मीनू गुप्ता है मेरे साथ गाजियाबाद से। नमस्ते मीनू जी, बताइए किस शेयर पर आप सलाह चाहती है हमारे एक्सपर्ट की? नमस्कार मैडम, मेरे पे 25 शेयर हैं टीसीएस के 1200 रुपए पे, और मैं 4-5 साल के लिए रख सकती हूँ उसे, आप बताइए। ओके, अभी भी आपकी जो खरीद का भाव रहा है उससे काफी ऊपर स्टॉक है और अच्छा मुनाफा हो रहा है मीनू को। और अब शर्मिला, मैं आपका व्यू सुनना चाहती हूँ टीसीएस पर। कल के Q1 नतीजों के बाद अब मीनू जैसे लोग जो इसमें बने हुए हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, उनके लिए आप आगे के लिए क्या कहना चाहेंगी? आई वुड से बने रहे, क्योंकि
दो वजह बड़ी इसके लिए। एक तो TCS या इन्फोसिस या कोई भी आई थिंक जो दिग्गज IT प्लेज है, इनमें से एक नाम तो होना चाहिए आपके कोर पोर्टफोलियो में, अपार्ट फ्रॉम एनी ट्रेडिंग और एनीथिंग एल्स दैट यू मे डू। एक अगर आप कोर पोर्टफोलियो बना के रखे तो उसमें TCS की जरूर एक जगह बनती है। और उसके साथ साथ आई थिंक द IT स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर। जिस तरह से TCS ने भी एक बहुत अच्छी तरह से आउटलाइन किया उनकी डिजिटल को लेकर जिस तरह से स्ट्रैटेजी है, और इस बार शायद पहली बार उन्होंने अपने नतीजों में दे स्पोकन अबाउट इट इन रेवेन्यू टर्म्स कि कितना जनरेशन हो सकता है एंड व्हाट कुड बी द कंट्रीब्यूशन गोइंग अहेड। So I think now you are getting into a new phase even as far as IT is concerned, और yes headwinds है जिस तरह से cross currency रहा है, जिस तरह से US में growth रहा है, it has been a little lackluster, but I think the kind of numbers that they gave as well as जो आगे चलकर opportunity नजर आ रही है, not just for TCS but I think for IT as a whole, इससे I think IT एक ऐसा defensive sector है जिसकी once again that's another point in favor of having IT in your portfolio. So I think just stay put. एक तो काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, and I think that is the advantage of being invested in a blue chip company for a long term, क्योंकि उसके benefits आपको बहुत मिलते हैं. They always reward you. So I think just stay put. ओके, तो मीनू जी आप बने रहिए, ये सलाह दे रही हैं शर्मिला जी, और रिवॉर्ड को एंजॉय करते रहिए। TCS में आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, आगे भी होगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयर पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे दोनों मार्केट एक्सपर्ट मेरे साथ बने हुए हैं। पहरेदार में इस हफ्ते भारतीय अक्षा की मनमानी, इंश्योरेंस कंपनी उड़ा रही है IRDA के नियमों की धज्जियां। 1 महीने के अंदर आपका पूरा सर्वे होना चाहिए, और सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर जो भी आपको जॉब बनाना है, आपको क्लेम सेटल करना है या रिजेक्ट करना है, लेकिन डिसीजन लेना है। 4 महीने से अटका हुआ है कंज्यूमर के क्लेम का मामला। हिताची को कंप्लेन कर करके हारा कंज्यूमर, पहरेदार की दखल के बाद ठीक हो रहा है खराब AC। जब हम लॉट किए आपका पास कॉम्प्लेन उसके अगेंस्ट में, नेक्स्ट डे वो लोग हमने फोन किया सर्विस देने के लिए, लेकिन उससे एक दिन पहले हमें बोल रहा था पार्ट अवेलेबल नहीं है। पहरेदार में बुलंद कीजिए अपने हक की आवाज इन वक्त पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपको, और हर शुक्रवार को हम लेकर आते हैं लेडीज स्पेशल। हमारे महिला दर्शक जुड़ती हैं अपने सवालों के साथ। जयश्री जी हैं मेरे साथ अहमदाबाद से। नमस्ते जयश्री, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहती हैं? गुड मॉर्निंग। मेरे पास सौराष्ट्र सीमेंट के 500 शेयर है 40 रुपीज 14 पैसे के रेट से, और कॉटन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के है मेरे पास 800 शेयर 61.95 पैसे पर। तो दोनों में क्या कर ओके, सिमी आपसे पूछना चाहूंगी, सौराष्ट्र सीमेंट है इनके पास और SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों में क्या सलाह आप इनको देना चाहेंगी? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने 61.95 पर खरीदा था, अभी इस कीमत से तो नीचे ही है ये स्टॉक। इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहे हैं इन दोनों के? एक एक करके बताइए मैम। देखिए प्रियंका, पहले मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बताऊंगी। ये चार्ट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक रिकवरी मोड में है। हाँ, उनका थोड़ा सा बाइंग ऊपर का लेवल पर आया है, पर जो भी है मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी रिकवरी मोड में है। पूरा सेक्टर, पूरा इंडस्ट्री अभी चल रहा है, तो मैं उनको थोड़ा बहुत और पेशेंस रखने के लिए कहूंगी। 50 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, 50 का लेवल अगर ये स्टॉक होल्ड करेगा तो इसमें वापस रिकवरी आएगी, और आपका जो लेवल है 61 के आसपास, वो शायद आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा अगर 50 का लेवल नहीं टूटेगा तो आपके लिए मैं एक स्टॉप लॉस देती हूँ। 50 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बैठिए, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि ये स्टॉक भी रिकवर करेगा। और रहा सवाल सौराष्ट्र सीमेंट की, तो मैं ये कहूंगी कि ये स्टॉक बहुत लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मोमेंटम इसमें दिखाया है,
ओवरऑल अभी आज का प्राइस क्या है मालूम नहीं है, पर 52 के नीचे अगर ये स्टॉक नहीं गया है या 52 का लेवल अगर होल्ड करता है तो इमीडिएटली मैं इसमें वापस एक रिकवरी देखती हूँ, जो कि इसको वापस 65 तक एटलीस्ट ले जा सकता है। 65 का लेवल क्रूशियल होगा क्योंकि वो कल का भी हाई है और लगातार लास्ट सितंबर अक्टूबर के आसपास ये स्टॉक 65 के आसपास हाई बना चुका है। तो आप समझ सकते हैं लास्ट सितंबर से ये स्टॉक 65 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, तो 65 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल आपके लिए स्टॉप लॉस 52 का होगा और निकल जाइए अगर 52 ब्रेक कर देता है तो। राइट, और अब राधा राव जी का सवाल चेन्नई से इन्होंने हमें SMS भेजा है, जानना चाहती है सोना कोयो में क्या करें। इनके पास सोना कोयो के 1000 शेयर हैं, 16 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी और राधा जी अब जानना चाहती हैं कि अगर लंबी अवधि तक इसमें बने रहना चाहें तो क्या ये अच्छा ऑप्शन है। शर्मिला, राधा के लिए क्या जवाब आप देना चाहेंगी? सोना कोयो कैसी ये दिखती है आपको कंपनी मौजूदा बाजार में? आई थिंक गिवन द फैक्ट कि जिस तरह से ऑटो एंसिलरीज का ओवरऑल प्रदर्शन रहा है और उसमें उनके बाइंग प्राइस से सोना कोयो तो काफी ऊपर के लेवल में है। सो आई थिंक ऑटो एंसिलरीज सीम टू बी ऑन अ गुड पैच, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आए हैं पिछले 2-3 महीनों से ये जरूर लग रहा है कि इनमें जिस तरह की ग्रोथ है वो बनी रहेगी और इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ कांस्टेंट ग्रोथ। बट आई थिंक सिंपली बिकॉज उनका इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इट माइट मेक सेंस टू एटलीस्ट पार्टली डाइवेस्ट और थोड़ा और कोई सेक्टर में या स्टॉक में लगाए। लेकिन अगर उनकी इस तरह की कोई उनका मन नहीं बन रहा है तो आई थिंक बिल्कुल इसमें आप बने रह सकते हैं। आई डोंट रियली सी एनी कंसर्न इन स्टेइंग इन्वेस्टेड इन सोना कोयो। बिल्कुल, 16 रुपए में उन्होंने खरीदा था और अभी स्टॉक 63 रुपए पर है और अगर आप और भी इसमें होल्ड करके रहना चाहती हैं तो अच्छी चॉइस है, शर्मिला कह रही हैं। हमने एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पे सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बैक साथ आपका आज है लेडी स्पेशल। हमारी महिला दर्शक जुड़ती हैं हमारे साथ, पूछती है अपने सवाल। रतन जैन जी हैं पुणे से। नमस्ते मिस जैन, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जस्ट टेकन जस्ट डायल 100 shares at the rate of 1150. Should I keep it or hold on or sell off? ओके, वैसे आपका नजरिया कितने समय का है? नहीं, लॉन्ग टाइम इट इज। ओके, चलिए शर्मिला, जस्ट डायल कैसा दिखता है आपको? इन्होंने जिस भाव पर खरीदा है उससे तो अभी इन्हें मुनाफा जरूर हो रहा है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया जैसे बता रही थी रतन, क्या सलाह देंगी? हाँ, मुश्किल है मेरे लिए सवाल, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली जिस तरह का वैल्यूएशन जस्ट डायल को मिलता है वो मेरी खास समझ में नहीं आता है। सो आई वुड रियली आई एम इन टू माइंड्स, बिकॉज आई थिंक जिस तरह से काफी लोग समझते हैं कि ये बिजनेस ऑफ द फ्यूचर टाइप्स है, लेकिन मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन फिलहाल कंपनी को दिया जा रहा है वो थोड़ा ओवर प्राइस लगता है। सो आई वुड रियली बी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट इन अ स्लाइटली सेफर सेक्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम, और शायद फार्मा में, वेदर इट इज मिड कैप या लार्ज कैप, इस तरह के सेक्टर में एक्सपोजर लेना ज्यादा पसंद करो, या तो इवन एन FMCG प्ले विच इज मोर डायरेक्टली बेस्ड ऑन कंजम्पशन, सो मे बी अ डाबर और समथिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। चलिए, तो यही सवाल रखते हैं सिमी के सामने और जस्ट डायल के चार्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। सिमी, जस्ट डायल। देखिए प्रियंका, जस्ट डायल चार्ट में थोड़ा सा वीक लग रहा है। हो सकता है कि ये स्टॉक एक रेंज में है, जिस रेंज का सपोर्ट करीब 1100 से 1050 के आसपास है और रेजिस्टेंस करीब 1300 के बीच में है। ये स्टॉक इस रेंज में और कुछ दिन के लिए मेंटेन करेगा लगता है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी रेंज बाउंड हो चुका है, मतलब ये ट्रेंडिंग ऑन नहीं है, ये साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। 1300 का रेंज क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है और नीचे 1050 से 1100 का पूरा जो 50 पॉइंट का जो रेंज है ये सपोर्ट रेंज है। तो उनका अगर व्यू बहुत ही शॉर्ट टर्म का नहीं है तो मैं उनको उस रेंज का जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के नीचे स्टॉक लगा के होल्ड करने के लिए कहूंगी। और कोई भी रैली अगर स्टॉक में मिलता है जो कि इसको 1250 से 1300 तक ले जाता है, वहां तक मैं एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का सलाह देती हूँ, पर अभी फिलहाल स्टॉप लॉस 1050 के नीचे रखना पड़ेगा।
अगला सवाल पूजा सेठ जी का मुंबई से, जो जानना चाहती है मैन इंडस्ट्रीज के बारे में। इनके पास मैन इंडस्ट्रीज के 500 शेयर हैं, 56 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी और अब आगे इसमें किस तरह की गतिविधि देखेंगी ये जानना चाहती हैं सिमी। मैन इंडस्ट्रीज के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? 56 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। देखिए चार्ट मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी स्ट्रांग है और अभी ये स्टॉक 111-12 के आसपास मेंटेन कर रहा है। मतलब कल का क्लोजिंग उस जगह पे था, अभी कहाँ है मालूम नहीं है, पर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि ये जब तक 100 से 95 का रेंज होल्ड करेगा तब तक इसका अपसाइड कंटिन्यूड होगा। 135 से 145 का टारगेट आ रहा है शॉर्ट टर्म का। 95 के नीचे स्टॉप लगा के होल्ड करके रखने का सलाह मैं दे रही हूँ। चार्ट अच्छा है। ओके, और अब बैंगलोर से सरोज शर्मा है मेरे साथ। नमस्ते सरोज जी, बताइए किस शेयर पर आप सलाह चाहती हैं? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे को काफी लॉस है काफी शेयर्स में, लेकिन अभी मेरे पास यूको बैंक है। ओके, 100 शेयर्स हैं जो मैंने 110 के हिसाब से रखे हुए हैं और आईडीएफसी भी है। तो आईडीएफसी भी मेरे को काफी लॉस है, 180 के हिसाब से मैंने रखा हुआ है और मुझे बहुत देर हो गई है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं यूको बैंक से क्विट करके कर्नाटका बैंक में चली जाऊं या कोई और ऐसा शेयर बताइए जिससे मुझे लॉस ना हो और मुझे किस रेट पे एंटर करना चाहिए उस शेयर पे। ये मेरा सवाल शर्मिला जी से है। बिल्कुल, मैं भी सोच रही थी शर्मिला जी से ही पूछूं, आपकी उलझन दूर करने में हमारी मदद शर्मिला जी ही कर सकती हैं क्योंकि वो बैंक्स को बहुत क्लोजली वॉच करती हैं। तो यूको बैंक से निकलना चाहती हैं मैम, लेकिन चॉइस में पूछ रही कर्नाटका बैंक, बैंगलोर की है इसलिए शायद कर्नाटका बैंक पसंद आ रहा हो, लेकिन आईडीएफसी में भी नुकसान पर ही बैठी हुई है सरोज जी। क्या कहेंगे आप शर्मिला जी? हाँ बिल्कुल, आई थिंक उनकी सोच एकदम सही है कि आईडीएफसी में उनको बने रहना चाहिए क्योंकि आईडीएफसी को वी नो दैट जो बैंकिंग लाइसेंस उनको मिला उसका जो आगे चलकर जो द रोल आउट ऑफ द बैंक विल बी एनी टाइम सून। जैसे हमने सुना है कि सितंबर अक्टूबर में उसका एक लॉन्च हो सकता है एंड आई थिंक कि देन यू विल गेट द वैल्यूएशन ऑफ अ बैंक रियली। और जो उनका कोर बिजनेस है विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग, उसमें भी आगे चलकर सुधार हो सकता है इफ वी सी रियली इंटरेस्ट रेट्स कम डाउन एंड द केपेक्स साइकिल रिटर्न। तो आई थिंक वो बिजनेस में भी एक अच्छी बढ़त हो सकती है। हालांकि द रिजल्ट्स दे बीन डिक्लेयरिंग सो फार हैव बीन ओके, इट्स नॉट दैट इन अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट दे बीन क्वाइट गुड इन फैक्ट। तो आई थिंक आईडीएफसी में बने रहिए। ये बात बिल्कुल मेरी समझ में आई कि उन्होंने 180 पे लिया है, 150 इट्स बीन वेरी रेंज बाउंड, लेकिन होपफुली अगले 1-2 साल में आप इसमें यू विल सी इट सॉर्ट ऑफ कम आउट ऑफ दैट रेंज। रहा सवाल यूको बैंक का, आई थिंक वी सीन पीएसयू बैंक्स गेटिंग वेरी बैडली हिट विथ ऑल एनपीए इश्यूज एक्सेट्रा। तो बिल्कुल आई थिंक उनकी ठीक सोच है कि इसमें से निकल जाना ज्यादा बेहतर होगा गिवन द फैक्ट अगेन व्हाट वी डिस्कस अर्लियर कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है और उसके साथ साथ बैंक्स में इतनी जल्दी रिकवरी नजर नहीं आ रही है, खास करके पीएसयू बैंक्स में। सो आई थिंक द आंसर टू दैट इज 2-fold। इफ सिर्फ उनके पास अगर फाइनेंशियल सर्विसेज या इस तरह के स्टॉक्स में एक्सपोजर है तो कर्नाटका बैंक में नहीं इन्वेस्ट करें, बट गो टू अनदर सेक्टर ऑल टुगेदर। I think that if you look at the two-wheeler space or CV sale, मैंने अशोक लेलैंड की बात की या TVS Motors at this point in time, that's a stock I like. Dabur I think is another stock that I mentioned. वो stock मुझे पसंद है। तो इस तरह के कोई अलग सेक्टर के stock में निवेश करें। Within the banking phase, I think yes, I think Karnataka Bank could be a reasonable stock, but I think the other sort of private bank that I like, of course I think I'm not talking of HDFC Bank, ICICI Bank, because these are stocks again which I think if you have a core portfolio उसका एक हिस्सा जरूर जो 3-4 प्रमुख प्राइवेट बैंक है उनमें से एक होना चाहिए। लेकिन उनको छोड़कर अगर आप कोई बैंक लेना पसंद करें तो आई थिंक DCB बैंक इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक। वो डिसीजन मैं उन पर छोड़ती हूँ, लेकिन यस आई थिंक आईडीएफसी बैंक में बने रहे और यूको बैंक में से निकल जाए। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं सरोज जी आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। सौदा आपका आज है लेडी स्पेशल। हमारी महिला दर्शक जुड़ती है हमारे साथ और पूछती है अपने शेयर्स पर सवाल। नेहा जी है मेरे साथ पुणे से। गुड मॉर्निंग नेहा, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मेरे पास फिलिप्स कार्बन के 1000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 165। ओके, 36 रुपए के आसपास आपको नुकसान हो रहा है पर शेयर। हाँ नेहा, सिमी आपसे पूछना चाहूंगी फिलिप्स कार्बन, इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? फिलिप्स कार्बन देखिए प्रियंका, अभी शॉर्ट टर्म चार्ट जो है थोड़ा बहुत रिकवरी मोड में है ऐसा लग रहा है। ये स्टॉक थोड़ा सा रिकवर किया है और एक सपोर्ट जो है 115 से 120 का उस रेंज को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। उस रेंज के बीच में मतलब 115 से 120 के बीच में इसका मूविंग एवरेज क्लस्टर्स है। बहुत बड़ा मूविंग एवरेज उस रेंज के आसपास है। लग रहा है कि एक बार के लिए वो रेंज शायद इसका बॉटम हो जाएगा। तो उनका जो पोजीशन है उनके लिए मैं एक 115 के नीचे स्टॉप लगा के बैठने के लिए कहूंगी। अगर ये स्टॉक दोबारा 115 का लेवल नहीं तोड़ता है तो हो सकता है कि ये स्टॉक आपको 135-40 तक दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल शॉर्ट टर्म का आउटलुक है मेरा ये, क्योंकि ओवरऑल मीडियम टर्म चार्ट खराब है पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर 115 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है करता है तो 135 से 40 का रेंज आपको मिल सकता है। होल्ड कीजिए। ओके, अगला सवाल रचना सिंह का लुधियाना से, जो जानना चाहती हैं जिंदल सॉ के बारे में। इनके पास जिंदल सॉ के 300 शेयर हैं। 60 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। 9 रुपए 40 पैसे का इन्हें मुनाफा हो रहा है। आगे क्या करना चाहिए? शर्मिला, जिंदल सॉ कैसी दिखती है आपको ये कंपनी? ओवरऑल आई थिंक वो जो सेक्टर जिसमें जिंदल सॉ है उसमें हमने बहुत ज्यादा मीनिंग जिस तरह के ऑर्डर्स पहले नजर आते थे उस तरह की बात नहीं देखी है पिछले 1-2 सालों में। और जिस तरह से द वे कमोडिटीज आर प्लेस्ड जस्ट नाउ, वेदर इट इज क्रूड और अदर्स, ऐसे नहीं लगता कि दोज आर द सॉर्ट ऑफ रिलेटेड सेक्टर जिसमें से उनको ऑर्डर्स मिलते हैं कि बहुत ज्यादा आगे चलकर भी 6-8 महीनों में improvement होगी। So I think from that point of view and given the correction that we've seen in the space, it might be best to switch to another sector. और मेरे हिसाब से we've discussed whether it is consumption space या pharma, IT, इस तरह के कोई सेक्टर में निवेश करें। ऑलराइट, और अब जानवी है मेरे साथ दिल्ली से। जानवी जी गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर पर सलाह चाहती हैं आप? हेलो प्रियंका, मेरे पास हाथवे है, हाथवे केबल जी। 3300 शेयर है मेरे पास। रेट है 48.8। ओके जी, तो मेरा आपकी अभी नई खरीदी है? हाँ, नई खरीद लग रही है। शॉर्ट टर्म व्यू भी रखती हैं? ही मैंने खरीदे हैं उन्हें। ओके, चलिए आपका सवाल रखते हैं सिमी के सामने। सिमी, हाथवे केबल कैसे देखती है आपको चार्ट्स पर? प्रियंका, चार्ट वीक है, शॉर्ट टर्म चार्ट भी वीक है, मीडियम टर्म चार्ट भी वीक है, लॉन्ग टर्म चार्ट उतना खराब नहीं है। अगर इनका शॉर्ट टर्म का पोजीशन है तो मैं एक बार के लिए उनको एग्जिट करने के लिए कहूंगी, क्योंकि उनको अभी बहुत बड़ा लॉस भी नहीं हो रहा है। ये स्टॉक फ्रेश वीकनेस दिखा सकता है अगर 45 का लेवल तोड़ेगा तो 45 के नीचे बिल्कुल एग्जिट लीजिए एक बार के लिए, क्योंकि चार्ट काफी खराब है। नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 50 से 55 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करेगा, तो आपको निकल जाना पड़ेगा। 45 आपके लिए बेंचमार्क होगा, उससे नीचे बिल्कुल निकल जाइए। और इसी के साथ शर्मिला, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आज कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, आपने कई पिक्स भी दिए हैं। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर मैम? काफी स्टॉक्स की चर्चा हुई है। आई मे हैव अ पोजीशन इन सम ऑफ द स्टॉक्स डिस्कस्ड। शुक्रिया। हमारे साथ ही शर्मिला जोशी मुंबई से आपके तमाम सवालों का जवाब दे रही थी। सौदा आपका में इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिमी भौमिक मेरे साथ बनी हुई है आपके स्टॉक्स पर फटाफट सलाह देने के लिए स्टॉक्स फटाफट में। सौदा आपका में आप शामिल करते हैं फटाफट आपके सवालों को। कुंज शाह का पहला सवाल अहमदाबाद से, जो जानना चाहते हैं अदानी पोर्ट के बारे में। 200 शेयर हैं, 325 रुपए में इन्होंने खरीदा था। सिमी, पहला सवाल अदानी पोर्ट। देखिए प्रियंका, अदानी पोर्ट एक मोमेंटम स्टॉक है, पर लग रहा है कि ये स्टॉक एक बेस बना चुका है 290 से 300 के बीच में। जब तक ये रेंज होल्ड करता है मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो मैं उनको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ।
कोलकाता से कुणाल जानना चाहते हैं टाइटन के बारे में। 200 शेयर हैं, 340 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए टाइटन में? देखिए, मीडियम टर्म चार्ट वीक है और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक रेंज बाउंड है 370 से 350 के बीच में। मुझे लगता है कि अगर 350 का लेवल टूट जाएगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस पैदा हो सकता है। अगर रिजल्ट से पहले इसमें कोई रैली मिलता है, 350 का लेवल अगर होल्ड कर गया और रिजल्ट से पहले अगर कोई रैली मिलता है 370 तक, तब मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना बेहतर होगा इनके लिए। नासिक से सनील जानना चाहते हैं एमएमटीसी 1800 शेयर 80 रुपए में खरीदारी की थी। देखिए, चार्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर एक 40 के नीचे स्टॉप लगा के आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिकवरी ये दिखा सकता है। अगर 55 से 57 का रेंज क्रॉस करके ये सस्टेन करेगा तो सिचुएशन बेटर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, 40 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुंबई के सुरेश के पास है एमसीएक्स 400 1000 के भाव पर खरीदा है। एमसीएक्स मेजर सपोर्ट है 1000 से 950 के रेंज, और मुझे लगता है कि अगर ये रेंज होल्ड कर सकता है ये स्टॉक तो आगे जाके 1250 से 1300 का लेवल वापस जाएगा ये। तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। 950 के नीचे आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और मेरठ से सुदर्शन जी जानना चाहते हैं ILNFS इंजीनियरिंग के बारे में। 1000 शेयर 75 रुपए में खरीदारी। 80 से 79 एक सपोर्ट रेंज है, और जब तक इस रेंज के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन करता है तब तक मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। और 100 से 105 का टारगेट मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, आप बिल्कुल होल्ड कीजिए। पुंज लॉट के बारे में जानना चाहते हैं राहुल। 600 शेयर 40 रुपए में खरीदारी की थी। 24-25 के आसपास एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आपको होल्ड करना चाहिए। 30 से 31 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, होल्ड कीजिए। जितेंद्र जी के पास है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के 3000 शेयर 68 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। मैम देखिए, ये स्टॉक मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक है चार्ट में। कोई रैली अगर मिलता है 4750 का तो उस रैली के बीच में आपको निकल जाना पड़ेगा। बेहतर यही होगा आप एक बार निकल जाइए उस रैली अगर आपको मिलता है, नहीं तो आपको स्टॉप लॉस 30 के नीचे लगाना पड़ेगा, उसके नीचे आपको निकल जाना पड़ेगा। पारस जी के पास है HOEC के 2000 शेयर 113 रुपए के भाव पर इन्होंने इसे खरीदा था। HOEC एकदम फ्लैट चार्ट है, चार्ट में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा इस मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है ऐसा फ्लैट चार्ट से निकल जाना ही बेहतर होगा। कोई दूसरा स्टॉक में लगाइए पैसा। भोपाल के फिरोज के पास है स्नोमैन लॉजिस्टिक के 1000 शेयर 110 रुपए में इन्होंने खरीदा था। चार्ट अच्छा है, 95-94 के आसपास सपोर्ट है, आपको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है अच्छा रिकवरी स्टॉक में दिखने को मिल सकता है। पवन जी जानना चाहते हैं पावर ग्रिड में क्या करें। 1200 शेयर 145 रुपए 45 पैसे में खरीदारी की थी। देखिए, ये स्टॉक ओवरऑल फ्लैट चार्ट है और 130 का मेजर सपोर्ट है। मुझे लगता है कि आपको एग्जिट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप बहुत लॉस नहीं कर रहे, क्योंकि 130 के नीचे अगर ये स्टॉक फिसल गया तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लॉस लग सकता है। तो एक बार के लिए अगर ये स्टॉक 130 के नीचे निकल गया तो आप निकल जाइए। नितिन जानना चाहते हैं लॉयल इलेक्ट्रिक के बारे में। 2000 शेयर 172 रुपए में खरीदारी की है मैम। सपोर्ट है 200 से 210 के बीच में। अभी आपको मुझे लगता है आपको मुनाफा हो रहा है। 200 के नीचे स्टॉप लगा के आप होल्ड कीजिए। 245 से 55 का टारगेट आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। कोलकाता के आदित्य घोष के पास है स्पार्क के 100 शेयर 523 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। मुझे लगता है कि 410 से 380 का एक मेजर सपोर्ट रेंज है इस स्टॉक के लिए। इस सपोर्ट रेंज में जब तक ये स्टॉक मेंटेन करता है तब तक आप होल्ड कीजिए। इनफैक्ट अगर किसी के पास पैसा है फ्रेश और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा होल्ड कर सकता है तो मुझे लगता है ये जो रेंज मैंने बताया 410 से 380 ये एक्यूमुलेशन जोन होगा, यहाँ पे खरीदना चाहिए। स्टॉक आगे जाके बहुत ऊपर जा सकता है। होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ऑलराइट, थैंक यू सिमी। स्टॉक्स फटाफट में आज हमारे पास इतना ही वक्त था। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर?
देखिए, काफी सारे स्टॉक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अभी स्पार्क बताया, जिसमें मेरे क्लाइंटों के पास पोजीशन हो सकता है। अदानी पोर्ट ये भी बताने लायक है, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये स्टॉक में डिलीवरी बेस्ड बाई कॉल दिया है मेरे क्लाइंटों को, और लॉयड इलेक्ट्रिक भी मैंने दिया था। तो ये सब बताना है, और बाकी बहुत सारे स्टॉक अभी तो याद भी नहीं आ रहा है, कुछ मेरे क्लाइंटों के पास हो सकता है। थैंक यू सो मच सिमी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और सारे डिस्क्लोजर्स बताने के लिए। सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही। मुझे यही इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे सोने पर अपने खास शो के साथ।